जब आप किसी घर को रेंट पर लेते हैं तब मकान मालिक और आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। हालांकि कई मामलों में एग्रीमेंट नहीं होता, फिर भी हम उन एग्रीमेंट के मामलों को मानते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आपको जो घर मिला है, आप उसकी जो दीवारें हैं उनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको ये रेंट पर दिया गया है, आपको ओनरशिप नहीं दी गई है। आप उसकी पेंट को चेंज नहीं कर सकते, आप जो है उसके गेट को नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें आप 10 लोगों को लाकर रखें और उनसे पैसा वसूल करें। मतलब हमने आपको रेंट पे दिया है, आप किसी और को रेंट पे नहीं दे सकते। साथ ही आप उसको बेच नहीं सकते। तो ये सारी जो शर्तें होती हैं, जो एग्रीमेंट होता है एक मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में, वैसा ही एक एग्रीमेंट होता है सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है उसके बीच में। तो आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग को समझने वाले हैं। कई सारे एग्जाम्स में, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अवश्य आता है, क्योंकि प्रश्नों की पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अब कंप्यूटर का जनक कौन था ये नहीं पूछा जाता, अब वो एक पुराना ट्रेंड हो चुका है। हम आज समझेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग को। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस यह एक कानूनी समझौता है, एक लीगल एग्रीमेंट है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी है या फिर कोई डेवलपर है और जो उसको यूज़ कर रहा है, जिसे हम कहते हैं यूज़र, इन दोनों के बीच में होता है। अब ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस बताता क्या है, सॉफ्टवेयर का उपयोग आप कैसे करोगे। मतलब किसी कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो यूज़र के बीच में एग्रीमेंट ये होगा कि यूज़र उसको कैसे यूज़ कर सकता है, क्या वो उसे कॉपी कर सकता है, नहीं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है या नहीं, क्या वो दूसरों को बांट सकता है या नहीं। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंतर्गत आएंगे। एक बात यहाँ पर कन्फ्यूजन में होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ये समझते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को मतलब परचेज करते हैं, तो परचेज आप उसकी सब्सक्रिप्शन को करते हो। तो यहाँ पर इसी रेंट वाले उदाहरण से समझेंगे कि हमने कमरा जो है, मकान जो है वो रेंट पर लिया है, हमने उसको खरीदा नहीं है, इसलिए हमें केवल यूज़ करने का उसका अधिकार मिला है। वैसे ही सॉफ्टवेयर, भले ही आपने उसकी जो मेंबरशिप है वो खरीद लिया हो, तो उसके अंतर्गत आपको केवल उपयोग करने का अधिकार मिलता है। सॉफ्टवेयर की जो ओनरशिप है, स्वामित्व है, वो आपको नहीं मिलता। इसी क्रम में अब आगे हम समझेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट कानून लागू होता है। अब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उस पर एक कॉपीराइट कानून लागू होगा। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कंप्यूटर प्रोग्राम को एक साहित्यिक कृति के रूप में सुरक्षा दी जाती है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जो मूल निर्माता है या फिर जो ऑथर है या कंपनी है, उसके पास उस प्रोग्राम को कॉपी करने, उसको बेचने, उसको बदलने और लाइसेंस देने का विशेष अधिकार होता है। इन शब्दों को जो हाईलाइट किए हैं मैंने, उन पर जरूर आप ध्यान देना। लाइसेंस उसी कॉपीराइट मालिक द्वारा दिया गया वह लिखित नियम है जिसके अनुसार अन्य लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये रिटन एग्रीमेंट होता है, एक रूल होता है जिसके अनुसार जो अन्य लोग हैं वो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि लाइसेंस जरूरी क्यों होता है। तो देखिए, आपने एक, मान लेते हैं कोई अच्छा सा ऐप बनाया और आपने कहा कि मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा। आपको लगभग 1 वर्ष उस ऐप को बनाने में लगा और आपने तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। बाद में होता क्या है कि आपके ऐप को जो है किसी ने चुरा लिया, उसका सोर्स कोड चेंज कर दिया। सोर्स कोड क्या होता है आगे हम समझेंगे। सोर्स कोड चेंज कर दिया, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो आपकी ये जो 1 वर्ष की मेहनत है और आपका 50 लाख रुपए जो लगा है उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो डेवलपर की मेहनत, डेवलपर जिसने उसको डेवलप किया है उसकी मेहनत और निवेश की कानूनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। यूजर और कंपनी दोनों के अधिकार अधिकार और जिम्मेदारी साफ साफ स्पष्ट होते हैं। पायरेसी मतलब पायरेसी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उसकी बिना परमिशन के उस सॉफ्टवेयर की नकल करना, है ना। किसी ने, जैसे अब ओला कोई सॉफ्टवेयर है, मैं बिल्कुल ही ओला जैसा एक सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर लूँ उसी नाम से, तो इन चीज़ों को भी रोकना। सुरक्षा और जिम्मेदारी,
सुरक्षा और जिम्मेदारी को स्पष्ट करने के लिए कई लाइसेंस आपने देखे हैं, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर सॉफ्टवेयर से आपको कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं होगी। तो हमने अब तक क्या समझा? हमने समझा कि एक ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो एक अपार्टमेंट या फिर हाउस की तरह होता है, और जो डेवलपर होता है उस अपार्टमेंट का मालिक होता है। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है आपका जो रेंट एग्रीमेंट होता है ना, जैसे रूम लेते हैं जिस पर आप सिग्नेचर करते हैं, तो वो हुआ आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो चीज़ें आपको क्लियर हैं इतनी, अब आगे हम समझेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कुछ यहाँ पर प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिन्हें समझ लेते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। पहला होता है क्लोज सोर्स, दूसरा होता है ओपन सोर्स, और तीसरा होता है पब्लिक डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं ये दो, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। ठीक है, क्लोज सोर्स को पहले समझेंगे, इसके बाद हम डिटेल में और समझेंगे। यहाँ पर इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी समझ लेते हैं कि इनमें बेसिक अंतर क्या होता है। तो सोर्स कोड, क्लोज सोर्स के अंतर्गत ये होता है कि जहाँ सोर्स कोड ना मिले। अब आपके में दिमाग में ये सवाल आएगा कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड आप उसी मकान से समझ सकते हैं कि आपका घर है, उस घर का नक्शा एक ब्लूप्रिंट है। उस घर का नक्शा क्या है? उस मकान का ब्लूप्रिंट है। या फिर कहें कोई ऐप बनाया गया या फिर कोई प्रोग्राम बनाया गया, उस प्रोग्राम का पूरा रोड मैप क्या है? रोड मैप या फिर ब्लूप्रिंट, ये सब क्या है? सोर्स कोड है। मकान का नक्शा क्या है? सोर्स कोड है। किसी ऐप का, किसी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट क्या है? वो एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या होते हैं? वो हम सब लोग उसको पढ़ सकते हैं, और उसी सोर्स कोड को कंप्यूटर जो है अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है, जो कि 0 और 1 के रूप में चेंज करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रोग्राम का सोर्स कोड मालूम हो जाएगा तो उसमें चेंजेस कर सकता है, बदलाव कर सकता है। इसीलिए कंपनियां जो है सोर्स कोड जो है अपने पास रखती हैं। तो क्लोज सोर्स क्या हुआ? क्लोज सोर्स जहां सोर्स कोड ना मिले और मालिकाना अधिकार जो है कंपनी के पास हो, जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई एप्लीकेशन लिया, जैसे यूट्यूब मान लीजिए, यूट्यूब का हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, उसका मालिकाना अधिकार कंपनी के पास में है, हम उसको पुनर्वितरण नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो चेंजेस क्या करते हैं? यूट्यूब अपनी पॉलिसीज लाता रहता है समय समय पर। तो ये किसका उदाहरण हुआ? एक क्लोज सोर्स का उदाहरण हुआ। ओपन सोर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ उसका सोर्स कोड भी उपलब्ध करा दिया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता जो यूज़र है उसको देख सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं अपना सारा, आप उसमें चेंजेस कर लीजिए, जबकि क्लोज सोर्स वाले कहते हैं कि हम आपको यूज़ करने का अधिकार देंगे, बाकी सारे अधिकार हमारे पास रहेंगे। पब्लिक डोमेन क्या है? कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर अब कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं है, कॉपीराइट दावा नहीं है, या कहें कि जिसे क्रिएटर ने जानबूझकर पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया है, ताकि कोई भी बिना अनुमति के इसे यूज़ कर सकता है, उसकी कॉपी बना सकता है, उसके मॉडिफाई कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये हुआ आपका पब्लिक डोमेन। अब हम क्लोज सोर्स को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, साथ ही यहाँ पर हम अंतर भी समझ लेते हैं दोबारा से इन दोनों में, क्योंकि यही दोनों मुख्य हैं, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स इसे हम प्रोप्राइटरी लाइसेंस कहते हैं, स्वामित्व लाइसेंस हिंदी में कहा जाएगा। तो जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सोर्स कोड जो है डेवलपर या कंपनी के पास में क्लोज होता है। प्रोप्राइटरी लाइसेंस क्लोज सोर्स के अंतर्गत ही आता है। क्लोज सोर्स में हमने क्या बताया था? सोर्स कोड देते नहीं है, डेवलपर जो होता है उसके पास में ही रहता है। यूज़र केवल लाइसेंस के अकॉर्डिंग उसको चला सकता है, जो लाइसेंस की शर्तें हैं, लेकिन कोड को देख सकता है ना ही बदल सकता है। यहाँ पर स्वामित्व किसके पास रहेगा? कंपनी के पास में। हम अधिकांशतः क्या करते हैं? उस एप्लीकेशन को परचेज करते हैं या उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसे ले लेते हैं। हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध होते हैं।
सिंपल शब्दों में कहें कि जहां सोर्स कोड ना मिले और मालिकाना हक या फिर अधिकार कंपनी के पास में हो, पुनर्वितरण हम नहीं कर सकते उसका, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे वो एक प्रोप्राइटरी लाइसेंस है या क्लोज सोर्स लाइसेंस है। सॉफ्टवेयर चाहे पेड हो या फिर फ्री हो, सॉफ्टवेयर चाहे पेड हो या फ्री हो, वह प्रोप्राइटरी के अंतर्गत ही आएगा अगर वो क्लोज सोर्स है। बात करें हम ओपन सोर्स की, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ उसका सोर्स कोड उपलब्ध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये आएगा ओपन सोर्स के अंतर्गत। क्लोज सोर्स हम इसके भी सब टाइप समझते हैं। क्लोज सोर्स आप देखेंगे इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी लाइसेंस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इसके 3 सब टाइप हैं, पहला है कॉमर्शियल, दूसरा है फ्रीवेयर, तीसरा है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हमें परचेज करना पड़ता है, जैसे कि विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, फोटोशॉप, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो कंप्यूटर की दुकान पे जाकर 300 रुपये में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ले लेते हैं, तो देखिए वो पायरेटेड विंडो होती हैं, वो चुराई गई होती हैं, कॉपी की गई विंडो होती हैं, ये सब चीज़ें इलीगल होती हैं। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम फ्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्काइप, जूम, एडोब रीडर, ये सब हैं फ्रीवेयर। शेयरवेयर होते हैं जो कुछ समय के लिए ट्रायल बेसिस पर या सीमित फीचर्स के साथ में फ्री में यूज़ करने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेयरवेयर। अभी आगे समझिए, ओपन सोर्स, खुला स्रोत, है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, खुला स्रोत। खुला स्रोत लाइसेंस ये 2 प्रकार के होते हैं, परमिशिएबल और कॉपी लेफ्ट। परमिशिएबल को हम कहेंगे ढीले ढाले नियम, ढीले नियम, और कॉपी लेफ्ट को कहेंगे सख्त नियम। ठीक है, बहुत ही कड़े नियम होते हैं इसके अंतर्गत। तो परमिशिएबल में आप समझेंगे यहाँ पर कि कोड जो होता है, आपका सोर्स कोड होता है, वो लगभग किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसका बदल सकते हैं उसको, और अगर उसको हमें प्रोप्राइटरी में शामिल करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। शर्त यहाँ पर यह होती है कि जो उस सॉफ्टवेयर का मूल लेखक होता है उसका नाम होना चाहिए, साथ ही लाइसेंस की कॉपी उसके साथ में रखी जानी चाहिए जो भी आपने चेंजेस किए हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं MIT, अपाचे 2.0 और BSD, राइट। तो ये आपके उदाहरण हैं ओपन सोर्स के अंतर्गत परमिशिएबल। कॉपी लेफ्ट में समझेंगे हम कि अगर आप कोड में बदलाव करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको अपना मॉडिफाइड कोड, अब जैसे हमने किसी सॉफ्टवेयर को लिया कॉपी लेफ्ट, ठीक है, अब उसमें हमने चेंज किया और अपना कोड भी चेंज हुआ, तो जो मॉडिफाइड कोड है उसी लाइसेंस, जैसे कि GPL है, उसके अधीन ओपन सोर्स करना पड़ेगा हमें। अपना भी जो कोड है उसको भी ओपन सोर्स ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट इसका कॉपी लेफ्ट का ये है कि फ्रीडम जो आपको दी गई है उसको आगे आगे भी पास करते रहो। तो जो आज़ादी आपको मिली है वही आगे यूजर्स को भी देनी पड़ेगी, जैसे कि GPL और AGPL कॉपी लेफ्ट लाइसेंसिंग के उदाहरण हैं। तो ओपन सोर्स के अंतर्गत हमने परमिशिएबल और कॉपी लेफ्ट इन्हें समझा। एक और यहाँ पर कैटेगरी आती है, वो है क्रिएटिव कॉमन्स की, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, जिसे आप CC कहते हैं, एक ऐसा कानूनी साधन है जो किसी भी रचनाकार, जैसे कि लेखक होते हैं आपके, फोटोग्राफर, म्यूजिशियन, इन सब की जो कृति है उसको दुनिया के साथ साझा करने की अनुमति देता है। साधारण कॉपीराइट में आप देखते हैं कि ऑल राइट रिजर्व्स लिखा रहता है, कई सारे जो पैकेट्स होते हैं उन पर देखेंगे आप, या कोई वीडियो होता है उस पर लिखा रहता है कॉपीराइट या ऑल राइट रिजर्व, सभी अधिकार सुरक्षित हैं, तो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते उनको। लेकिन CC वाले में क्या होता है कि लाइसेंस आपको कुछ सम राइट रिजर्व, इसमें लिखा होगा सम राइट रिजर्व, कुछ अधिकार सुरक्षित हैं। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि निःशुल्क और कानूनी, ये रचनाकारों को अपनी रचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और मुफ्त और मानकीकृत लाइसेंस प्रदान करता है। इसके तहत लोग आपकी सामग्री को बिना आपकी अनुमति मांगे, लेकिन आपने जो शर्तें तय की हैं कि मेरा जो फोटोग्राफ्स हैं
उन्हें इन शर्तों के साथ में आप यूज़ कर सकते हो, तो वो यहाँ पर सीसी के अंतर्गत आता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें कि आप खुद तय करते हैं कि लोग आपके काम का कॉमर्शियल यूज़ किन उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि हम लोगों को ये कुछ अपने राइट्स रखते हैं और लोगों को देते हैं कि आप इस तरीके से हमारी इन चीज़ों का, हमारे वीडियोस का, हमारे फ़ोटोज़ का यूज़ कर सकते हो। हम उस पर कॉपीराइट नहीं मारेंगे जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। मुख्य सीसी लाइसेंस और शर्तें, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन्स बाई एट्रीब्यूशन पहला ये है, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने, सीसी बाई एट्रीब्यूशन। तो इसमें कहा जाता है कि सामग्री का उपयोग कहीं भी कर सकते हो आप, बस आपको मूल लेखक को क्रेडिट देना होता है। यह सबसे उदार लाइसेंस माना जाता है। जैसे कई वीडियो में आपने देखा होगा सीसी डैश करके जो उसका मूल लेखक होता है उसको क्रेडिट देते हैं, मतलब उसका नाम लिखा होता है। एनसी मतलब नॉन कॉमर्शियल, आप जो भी किसी व्यक्ति की सामग्री को यूज़ कर रहे हैं उस और उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसे नहीं कमा सकते, पैसे कमाने के उद्देश्य से आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। एनडी नो डेरिवेटिव्स, आप सामग्री को ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव या छिड़खानी नहीं कर सकते। शेयर अलाइक, यदि आप मूल सामग्री को बदलकर कुछ नया बनाते हैं तो आपको उसे भी उसी लाइसेंस के तहत शेयर करना होगा। तो ये कुछ मुख्य सीसी लाइसेंस की शर्तें थी। अब यहाँ पर एक टर्म आ जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी का। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है कि किसी सॉफ्टवेयर का बिना वैलिड लाइसेंस लिए उसका यूज़ करना, उसकी कॉपी बनाना, उसमें संशोधन करना, उसको लोगों को बांटना, बेचना, शेयर करना, जबकि वो सॉफ्टवेयर एक कॉपीराइट से प्रोटेक्ट है। तो ये हुआ आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसके मुख्य प्रकार ये होते हैं। और सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर की लीगल कॉपी खरीदता है, लीगल कॉपी उसने बाई की, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने का उसमें कहा गया था, लेकिन उसने 10 कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दिया, 20 कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दिया, तो इसे कहते हैं हम सॉफ्ट लिफ्टिंग। अगला है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है कि जब कोई कंप्यूटर सेलर पहले से पायरेटेड सॉफ्टवेयर डालकर कंप्यूटर बेचता है। अब आप कंप्यूटर खरीदने गए, पुराना कंप्यूटर लेने गए, वहाँ पर आपने कहा कि हम आपको विंडो डाल के देंगे, एमएस ऑफिस डाल के देंगे, तो वो सब क्या होते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको डाल के दिए जाते हैं। तीसरा है काउंटर फीटिंग, नकली कॉपियाँ, ठीक है। नकली सॉफ्टवेयर बनाना या बेचना, जब कोई व्यक्ति ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की नकली कॉपी बनाकर बेचता है तो उसे हम कहते हैं काउंटर फीटिंग। जैसे कि नकली डीवीडी बना दी, फेक फेक डीवीडी बना दी, ठीक है, साथ ही फेक होलोग्राम बनाए, ये क्या हुआ? काउंटर फीटिंग। अब आगे बात करेंगे क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ की। तो क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ क्या होता है कि जब सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर को लाइसेंस लिमिट से ज़्यादा यूज़र जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो लाइसेंस में लिमिट है 4 से 5 लोगों की, उसे यूज़ कर रहे हैं 50 से 100 लोग, तो ये क्या हुआ? क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। जैसे आपकी ऑफिस है, उसमें ऑफिस में कंपनी ने 10 लोगों के लिए उस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा था, उस सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ली थी, लेकिन हुआ क्या कि उसमें 25 लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। ऑनलाइन इंटरनेट पायरेसी क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से कॉपीराइट कंटेंट जो होता है उसको इलीगली डाउनलोड करना, शेयर करना। जैसे आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि किसी दूसरे की वीडियो को शेयर करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, किसी मूवी के सीन्स अगर आप शेयर करते हैं तो कॉपीराइट आता है, तो इसे कहते हैं इंटरनेट पायरेसी। टेलीग्राम से नई मूवी डाउनलोड करना, ये सब ऑनलाइन पायरेसी, इंटरनेट पायरेसी के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग समझा उस और पायरेसी को समझा। अब कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। पहला है, किस प्रकार का लाइसेंस उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को संशोधित, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाई करने और उसे उसी लाइसेंस के तहत साझा करने की अनुमति देता है? तो मॉडिफाई किस में कर सकते हैं? हमें पता है कि हम ओपन सोर्स के अंतर्गत सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोज सोर्स के अंतर्गत तो नहीं कर सकते। प्रोपराइटरी भी क्लोज सोर्स के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओपन सोर्स के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस किस प्रकार के लाइसेंस का उदाहरण है? तो GNU GPL
प्रोप्राइटरी क्लोज सोर्स नहीं है, शेयरवेयर नहीं है। कॉपी लेफ्ट के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी में ओपन सोर्स के अंतर्गत। आगे तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, वह सॉफ्टवेयर जिसे आप मुफ्त में आजमा सकते हैं, फ्री का मजा ले सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उपयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसकी जो मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे शेयरवेयर। शेयरवेयर किसके अंतर्गत आएगा? ओपन सोर्स के अंतर्गत, प्रोप्राइटरी के अंतर्गत। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के लाइसेंस में लेखक जो आपका ऑथर होता है अपने सभी अधिकार छोड़ देता है और सॉफ्टवेयर को कोई भी उपयोग कर सकता है? कॉपी लेफ्ट नहीं, कॉपी लेफ्ट में तो नहीं होगा ये। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल आपका क्लोज सोर्स होता है, चौथा ऑप्शन भी गलत। पब्लिक डोमेन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आज की क्लास में हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग को समझा, कुछ MCQs भी अटेम्प्ट किए, साथ ही हमने सॉफ्टवेयर पायरेसी इन सभी को समझा। अगली क्लास में हम आईपी जिसे आप कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको समझने वाले हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, लेटेस्ट कौन सा है, इन सभी को अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्यूटर के जितने लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ, जो भी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उन सभी का आपके एग्ज़ाम से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए आप इस इंडो जीएस क्लासेस से भी थोड़ा संबंध जोड़ लीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।